आज न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अंतरिक्ष से लेकर धरती और अमेरिका से लेकर भारत तक एक बार फिर मोदी पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। चौंकिए मत, मैं यहां मोदी के दैवीय अंश वाले दावे पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस कमाल को देख रहा हूं जो आज अमेरिकी धरती पर रचा गया और पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। आज सुबह सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को लेकर अंतरिक्ष यान धरती पर वापस लौटा। पूरे 9 महीने और 14 दिन के बाद इनकी धरती पर वापसी संभव हो पाई। पिछले साल 8 दिनों के स्पेस में गए, 8 दिनों के लिए गए थे और ये यात्री वहाँ तकनीकी खराबी के कारण फंस गए थे और तब से उन्हें वापस लाने की कोशिशें हो रही थीं। हालांकि इसमें शायद राजनीति भी हुई, क्योंकि एलोन मस्क ने पिछले साल भी उन्हें लाने में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जो बाइडन की उस समय सरकार थी और उन्होंने उस वक्त मना कर दिया था। अब ट्रंप की सरकार है, यानी डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति हैं और उन्होंने इसकी अनुमति दी, तो दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेने एक यान गया, एक विमान गया और अंतरिक्ष यान, और उन्हें लेकर लौट आया। इस वापसी की खुशी पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। भारत में तो कल से ही इसके लिए पूजा पाठ शुरू था और वैसे पूजा पाठ में कोई बुराई नहीं है, ये तो सबकी अपनी आस्था है दोस्तों, आप जानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। कभी औरंगजेब विवाद देश पर छाया हुआ था और इसे सत्ताधारी बीजेपी भी हवा दे रही थी। अब नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी नेता भारत की बेटी के वापस लौटने की खुशी जता रहे हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी वापसी के लिए आपने क्या योगदान दिया और अंतरिक्ष तक किसी को भेजने की क्षमता आप में नहीं थी, तो उस क्षमता को हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और अंतरिक्ष की बात तो छोड़िए, जो भारतीय अमेरिका में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित और सम्मान के साथ वापस लाने की अब तक जहमत क्यों नहीं उठा पाए नरेंद्र मोदी। तो क्या मोदी के हाथ केवल दूसरों की उपलब्धियों और मेहनत पर अपना तिरंगा उठाकर लहराने के लिए हैं, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए हैं, जरूरी सवालों पर हाथों को नचाकर जवाब देने के लिए हैं, या इन हाथों से कोई कमाल भी मोदी कभी कभार दिखाएंगे। खैर, नरेंद्र मोदी को अभी कई सवालों के जवाब देने हैं और जिनके जवाब उनकी सरकार दे भी रही है तो वो उसमें फंसी रहे हैं। जैसे आज ही ईडी के मामलों और उसमें मिली सजा पर किए गए एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में नरेंद्र मोदी फंस गए। दरअसल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा सांसद ए रहीम के एक सवाल के जवाब में बताया है कि 10 साल में राजनेताओं के खिलाफ 193, जी हां 193 मामले दर्ज किए गए, जिसमें सिर्फ 2 में सजा हुई है। 193 मामले ईडी के दर्ज हुए और उसमें से सिर्फ 2 में सजा हुई। इस पर कांग्रेस ने फिर कहा है कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी का फ्रंटल बन गया है, फ्रंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बन गया है। आइए जरा सुन लेते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस मसले पर क्या कुछ कह रही हैं, सुन लीजिए उनकी जुबानी, सुनिए। चुनाव आते ही विपक्ष को ईडी का बुलावा भेजने वाले नरेंद्र मोदी ने ईडी को वास्तव में बीजेपी का फ्रंटल ही बना दिया है। ईडी का इस्तेमाल लगातार राजनीतिक विरोधियों को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है और ये बात हम हमेशा से कहते रहे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब मोदी सरकार खुद भी ये आंकड़ों के साथ मान रही है। सदन में दी जानकारी के मुताबिक जरा गौर से सुनिएगा। 2015 से अब तक 193 सांसदों, विधायकों और नेताओं के खिलाफ ईडी ने मामले दर्ज किए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 के खिलाफ आरोप तय हो पाए हैं। सुना आपने, 2 के खिलाफ, मतलब 1%। लोगों को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, घंटों पूछताछ में बर्बाद किए गए, डराने का प्रयास किया गया, प्रभाव डालने का हर संभव प्रयास किया गया, स्वास्थ्य और उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रखा गया। और ये तो अभी हम सिर्फ ईडी की बात कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा दुरुपयोग अपनी सस्ती बदले की राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को निरंकुश बनाकर ऑपोजिशन के खिलाफ छोड़ दिया है। लानत है इतने कायर प्रधानमंत्री पर जिनकी पोल उन्हीं के सरकारी आंकड़े जो सदन में पेश हो रहे हैं वो खोल रहे हैं। तो आप सुन रहे थे यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को। आपको बता दूं कि ईडी के इन 193 में से 125 मामले, 193 में से 125 यानी 125 मामले पिछले 5 वर्षों में दर्ज किए गए हैं, यानी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दर्ज हुए।
और इससे शक होता है कि इस संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल के वर्षों में ईडी की कम सजा दर पर चिंता जताई है। आप याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल मामले में फैसले में कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए शिकायतों और गिरफ्तारियों का डेटा कई सवाल उठाता है, और बात ईडी की निकली है दोस्तों। तो आज जिस तरह लालू प्रसाद यादव को ईडी के सामने पेश होना पड़ा, उस पर तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए हैं। आइए जरा तेजस्वी यादव को पहले सुन लेते हैं। लालू प्रसाद यादव से आज 4 घंटे पूछताछ हुई है ईडी दफ्तर में, और लेकिन इसी मसले पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है। एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या, कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही हैं, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। तो सुन रहे थे आप यहां तेजस्वी यादव का। बिहार चुनाव से पहले अब ऐसी संस्थाएं सक्रिय दिखेंगी, ये तेजस्वी यादव का कहना है। वहीं बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के कारण भी मोदी फंस रहे हैं, क्योंकि जिस तरह एपिक से आधार को जोड़ने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है, उससे जाहिर हो रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही थी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने फिर कहा है कि अब जबकि चुनाव आयोग ने इस समस्या को स्वीकार कर लिया है, मैं अपनी पिछली मांग को दोहराता हूं कि उसे महाराष्ट्र 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों की पूरी मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से साझा करके नाम जोड़ने और हटाने के मुद्दे को भी संबोधित करना चाहिए। यह बात कहना है राहुल गांधी का कि जब आपने यह फैसला ले ही लिया है तो चुनाव आयोग एक काम और कर दे कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव हुए और खासकर महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं, और उसकी जो सूची है, वोटर लिस्ट है, उसको आप सार्वजनिक कर दीजिए। ये मांग है, राहुल गांधी की पुरानी मांग है, एक बार फिर उन्होंने दोहराई है तब जबकि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला चुनाव आयोग ने ले लिया है। इसके बाद ये मांग दोहराई है राहुल गांधी ने। यानी चुनाव आयोग लिस्ट देने में जितनी आनाकानी करेगा उतना ही फंसेगा, ये यहां दिखाई दे रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र में बीजेपी फंस रही है, क्योंकि परसों की हिंसा, नागपुर में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रवक्ता सुनील अंबेकर ने कहा है, आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि औरंगजेब आज के समय में प्रासंगिक नहीं है और किसी भी तरह की हिंसा समाज के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी आप जानते हैं, और बजरंग दल के 8 कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। आज, जी हां, आज बुधवार है और आज 8
कार्यकर्ताओं ने, वीएचपी के और बजरंग दल के, इन दोनों दलों के 8 कार्यकर्ताओं ने यहाँ यानी नागपुर में पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है और इन पर एफआईआर है। इन दोनों संगठनों ने ही औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया था और उसके बाद हिंसा शुरू हुई। सुबह से यानी परसों सुबह से नागपुर के महाल एरिया में लगातार वैसी परिस्थितियां बनाई जा रही थीं जिससे हिंसा हो और आखिरकार शाम होते होते 7:30 से 9:30 के बीच जो वहां तांडव हुआ उसको पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा है, नागपुर के लोगों ने तो देखा ही। तो आरएसएस बीजेपी से किनारा करता हुआ दिख रहा है। ईडी और चुनाव आयोग के कारण मोदी फंस रहे हैं और विपक्ष के आरोप सच होते दिख रहे हैं।